बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिडटर्म के बाद ये हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है और सेमेस्टर का हमारा जो ये 9th वीक का लेक्चर है, इसमें 9th वीक का कंटेंट जो है वो कंप्लीट है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज। सो हम ओवरऑल लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि पब्लिक गुड्स हैं क्या, इनका यूज़ किस तरह से होता है, इन्हें मैनेज कौन करता है, और कॉमन रिसोर्सेज क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ सबसे बेहतरीन होती है जो हमें फ्री मिलती है, और सबके साथ ऐसा ही होता है कि उन्हें वो चीज़ें पसंद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। फ्री गुड्स प्रोवाइड अ स्पेशल चैलेंज फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। मोस्ट गुड्स इन आवर कंट्री आर एलोकेटेड इन मार्केट्स। सो फ्री गुड्स जब भी आपको मिलती हैं, सो उन्हें मैनेज करना और उनका इकोनॉमिक एनालिसिस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जो इकानमी में मार्केट में एलोकेट की जाती हैं फ्री गुड्स जो हैं, वो उनकी एलोकेशन जो है वो एक चैलेंज होता है, बिकॉज के मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम बात करते हैं कि जब पब्लिक गुड्स यहाँ पे होती हैं या गवर्नमेंट जो है जो फैसिलिटेट जिस तरह से कर रही होती है या आपको जो फैसिलिटीज़ दे रही होती है, उस टाइम पे मार्केट जो फोर्सेस हैं वो एब्सेंट होती हैं। सर जब मार्केट फोर्सेस एक्टिव नहीं होती तो उस टाइम पे उनको मैनेज करना और उनका एनालिसिस करना आपके लिए चैलेंज है। सो अभी बाकी स्लाइड्स में हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें इन्हें किस तरह से मैनेज करना है और इन्हें कौन मैनेज करता है। When goods are available free of charge, the market forces that normally allocate resources in our economy are absent. So हम कहते हैं कि जब goods जो हैं वो free of cost होती हैं या free of charge होती हैं, तो market forces absent होती हैं market में, जो कि मोस्टली रिसोर्सेज एलोकेट करती हैं। मार्केट फोर्सेस क्या हैं? लास्ट लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो मार्केट फोर्सेस है, और जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है तो उस टाइम पे हमारी इकानमी, हमारी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। अब मार्केट को स्टेबल करने के लिए डिमांड का सप्लाई के इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट फोर्सेस का एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर डिमांड को सप्लाई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो अनसर्टेन कंडीशंस होंगी, आपकी प्राइसेस जो हैं वो एबनॉर्मल हद तक हाई हो जाएंगी। सो इन सारी सिचुएशंस को मार्केट में जो सप्लाई एंड डिमांड है दोनों प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करके मैनेज करते हैं, और अगर वो एब्सेंट होती हैं तो आपकी बेस्ट एलोकेशन नहीं हो पाती। So when a good does not have a price attached to it, private markets cannot ensure that the good is produced and consumed in the proper amount. जब भी गुड्स के साथ प्राइवेट अटैच नहीं होती या उन्हें प्राइजेस असाइन नहीं होती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ इंश्योर नहीं कर सकते कि जितनी क्वांटिटी में आपको गुड्स प्रोड्यूस करनी थी या कंज्यूम करनी थी वो प्रॉपर हो भी रही हैं या नहीं हो रही। वही बात है कि आपकी डिमांड और सप्लाई जब एब्सेंट है, मार्केट फोर्सेस एब्सेंट हैं दोनों, तो उस टाइम पे वो कितनी आपको चाहिए और उसको कंज्यूम कितना करना है और कितनी ज़रूरत है, ये चीज़ें जो हैं वो अनसर्टन होती हैं, ये इसके बारे में आप श्योर नहीं होते। So in such cases, government policy can potentially remedy the market failure that result and raises economic well-being. सो जिस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रही कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है, आपकी मार्केट फोर्सेस एब्सेंट हैं, आपको इसकी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, इसकी कंजम्पशन कितनी है, इसकी डिमांड कितनी है, इन चीज़ों के बारे में आप जो है वो श्योर नहीं है, आप इकोनॉमिक एनालिसिस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है इस सिचुएशन में स्टेप इन करती है और वो पॉलिसीज़ बनाती है इस मार्केट फेलियर से बचाने के लिए, या जो मार्केट फेलियर हो चुका है उसके रिज़ल्ट्स को का जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है उसको कम करने के लिए। और उस टाइम पे फोकस किस पे किया जाता है? वेल बीइंग पे। जब जो अब जिन आप फ्री गुड्स की बात करते हैं वो पब्लिक गुड्स होती हैं और वो ओनली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, कोई इदारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देता। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, और वो इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए होती हैं, वो ह्यूमन वेल बीइंग के लिए होती हैं, वो सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए होती हैं।
सो हम देखते हैं जी द डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स को हम डिस्कस करते हैं अभी. व्हेन थिंकिंग अबाउट द वेरियस गुड्स इन द इकोनॉमी इट इज़ यूजफुल टू ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू टू करैक्टरिस्टिक्स. जब हम डिफरेंट जो है काइंड ऑफ गुड्स के बारे में इकोनॉमी में बात करते हैं तो हम इन्हें लाइक टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स करैक्टरिस्टिक्स. Now, first of all, excluded goods या excludable goods and second rival goods. और इनकी टर्म्स को आप एक्सक्लूडेबिलिटी कहते हैं एंड राइवलरी कहते हैं. अब ये एक्सक्लूडेबल गुड्स क्या हैं एंड राइवल गुड्स क्या हैं ये फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करते हैं. द डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल है जी एक्सक्लूडेबिलिटी. एक्सक्लूडेबिलिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड वेयर बाय अ पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फ्राम यूजिंग इट. लाइक एक्सक्लूडेबिलिटी जो है ऐसी प्रॉपर्टी को रेफ़र करता है जो कि किसी भी पर्सन को यूज़ करने से रोक सकता है. सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सक्लूडेबल गुड कुड बी अ मैगजीन. People who do not pay for the subscription are mostly excluded from obtaining a copy directly from the publisher. अब यहाँ पे कहते हैं हम कि एक्सक्लूडेबिलिटी बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप लाइक दैट गुड को किसी भी पर्सन को यूज़ करने से रोक सकते हैं और आप उस पर्सन को यूज़ करने से रोक सकते हैं जो कि उसके लिए पे नहीं करता या जिसने उसके लिए पे नहीं किया. हमने एग्जांपल ली है जी कि लाइक हम बात करते हैं मैगज़ीन की. तो अगर किसी पर्सन ने उसको मैगज़ीन के लिए पे नहीं किया तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकता और उसको उसकी कॉपी उस पब्लिशर की तरफ से नहीं मिलेगी. लाइक जिस चीज़ के लिए आप पे नहीं करते आप उसको यूज़ नहीं कर सकते और आप उसको का बेनिफिट भी नहीं ले सकते. दैट इज़ एक्सक्लूडेबिलिटी. लाइक आप वही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए आप पे करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे जी राइवलरी के बारे में. राइवलरी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड वेयर बाय वन पर्सन's यूज डिमिनिश अदर पीपल्स यूज़. राइवलरी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी गुड की कि अगर एक पर्सन उसको लाइक एक्सेस में यूज़ करता है या ज़्यादा यूज़ कर लेता है तो सेकंड पर्सन के लिए उसकी अवेलेबिलिटी या उसका यूज़ जो है वो कम हो जाता है. For example, while fish stock are rivalrous goods and the amount of a fish caught by one boat reduce the number of fish available to be caught by others. Like अगर वाइल्ड फ़िश की बात करते हैं तो उसका स्टॉक जो है वो एज ए राइवलरस गुड जो है वो कंसीडर होता है क्योंकि अगर एक पर्सन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में फिशेस जो है वो लाइक ले लेता है तो सेकंड पर्सन के लिए क्या है कि उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. जैसे अक्सर पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि लोगों को शिकार का बहुत शौक़ है. जंगलों में जाते हैं, शिकार गाहें अपनी बनाई हुई हैं इस तरह से. सो अगर एक बंदा किसी एरिया में या कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो उस एरिया में लाइक ज़्यादा शिकार कर लें तो वो जो वाइल्ड एनिमल हैं वो दूसरे लोगों के लिए या दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो वहाँ पे शिकार करने जाएंगे वो उस तरह से अवेलेबल नहीं होंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं जी काइंड्स ऑफ गुड्स. वी हैव 4 काइंड्स ऑफ गुड्स: प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड, कॉमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल मोनोपोलीज. करते हैं प्राइवेट गुड्स. प्राइवेट गुड्स आर बोथ एक्सक्लूडेबल एंड राइवल. जो प्राइवेट गुड्स होती हैं वो एक्सक्लूडेबल भी होती हैं और वो राइवल गुड्स भी होती हैं. पब्लिक गुड्स आर नीदर एक्सक्लूडेड नॉर राइवल. जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ना तो वो एक्सक्लूडेबल गुड्स होती हैं ना ही वो राइवल होती हैं. कॉमन रिसोर्सेज आर राइवल बट नॉट एक्सक्लूडेबल. नेचुरल मोनोपोलीज आर एक्सक्लूडेबल बट नॉट राइवल. नेचुरल मोनोपोलीज बेसिकली क्या होता है? मोनोपोली होता है कि सोल सेलर की जब हम बात करते हैं कि किसी एरिया में या किसी कंट्री में कोई चीज़ बनाने की जो स्पेसिफिकेशन है वो किसी एक ही पर्सन के पास है तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि वो मोनोपोलिस्ट है. जैसे कि हम कहते हैं पाकिस्तान में हमारे पास एक ही आम फैक्ट्री है तो कहीं पे और असला नहीं बन रहा तो दे आर मोनोपोलिस्ट. सो जो जहाँ पे मोनोपोली होती है आप वहाँ पे करते हैं देन ही वो आपको सर्विसेज या गुड्स अवेलेबल होती हैं, अदरवाइज़ आपको अवेलेबल नहीं होती. सो दैट्स ऑल नेचुरल मोनोपोलीज आर एक्सक्लूडेबल. ओके जी, यहाँ पे हमारे पास ग्रिड है. हमने लेफ़्ट साइड पे एक्सक्लूडेबल गुड्स को मेंशन किया है और अपर जो पैरेलल लाइन है उस पर हम राइवल गुड्स को मेंशन कर रहे हैं.
ये बॉक्सेस हैं जो कि रिलेशनशिप शो कर रहे हैं एक्सक्लूडेबल एंड राइवल गुड्स का। यहाँ पे प्राइवेट गुड्स जो हैं जिसमें आइसक्रीम है, क्लॉथिंग है, कंजस्टेड टॉल रोड्स हैं, ये राइवल भी हैं और एक्सक्लूडेबल भी हैं। लाइक आइसक्रीम कोन्स है या अगर क्लॉथिंग है, इनके लिए आप पे करेंगे तो ऑफकोर्स आपको मिलेंगी। और अगर एक जो है इनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, अगर एक पर्सन जो है वो उसके को ज़्यादा परचेज़ कर लेता है तो ऑफ कोर्स दूसरे के लिए क्या है कि वो कम होती है। दैट्स वाई इट्स एक्सक्लूडेबल। लाइक आपको कोई एक प्रिंट पसंद है, लोगों को पसंद होता है, तो स्टार्ट में ज़्यादा लोग उसको ख़रीद लेते हैं और बाद में आप जब वेबसाइट चेक कर रहे होते हैं तो वो आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे आप उसको कह सकते हैं कि आपकी जो क्लॉथिंग है वो एक्सक्लूडेबल गुड में इंक्लूड होती है। उसके बाद कंजस्टेड टॉल रोड्स हैं। ऑफ कोर्स टॉल रोड्स हैं तो आप वो एक्सक्लूडेबल होंगे क्योंकि आप पे करेंगे, देन उसमें जो टॉल टैक्स होता है रोड का, देन ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। और वो राइवल इसलिए है बिकॉज कि वो कंजस्टेड है। अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, देखिए कितनी ट्रैफिक आ सकती है रोड्स पे, एक लिमिट है ना। उसके बाद आप उस फर्दर लोग जो हैं वो फिर क्या होता है कि रश हो जाता है, स्टॉप आप लोग कर देते हैं क्योंकि जितना भी गाड़ियां हैं वो रोड पे स्टॉप कर दी जाती हैं और आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, इस वजह से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी नेचुरल मोनोपोलीज़। नेचुरल मोनोपोलीज़ में फायर प्रोटेक्शन है, केबल टीवीज़ है, अनकंजस्टेड टॉल रोड्स हैं। तो ये ऑफ कोर्स राइवल नहीं है बिकॉज कि ये ऐसे नहीं है कि लाइक आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो रोड अनकंजस्टेड नहीं है, ओपन रोड है, तो इस पर ज़्यादा ट्रैफिक भी जा सकती है। केबल टीवीज़, फायर प्रोटेक्शन वगैरह ये भी आपको जितनी क्वांटिटी में आप चाहें आपको अवेलेबल है अगर आप पे करते हैं, क्योंकि एक्सक्लूडेबल हैं बट राइवल नहीं है। अब आप कॉमन रिसोर्सेज की बात करेंगे तो फ़िश, द एनवायरनमेंट, कंजस्टेड नॉन टॉल रोड्स एट्सेट्रा, ये जो है आपके लिए ये एक्सक्लूडेबल हरगिज़ नहीं है क्योंकि जो फ़िश इन द ओकेजन लाइक या द इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए आपको पे तो नहीं करना पड़ता। लेकिन राइवल इसलिए हैं क्योंकि एक लिमिट में होते हैं और जैसे ही वो लिमिट से आप एक्सीड करते हैं तो वो उसके बाद आपको अवेलेबल नहीं होते। पब्लिक गुड्स हैं तो पब्लिक गुड्स आपकी जो है नो राइवल नो एक्सक्लूडेबल। जो आपका डिफेंस है और जो आप के जो लाइक इन्वायरमेंट एट्सेट्रा, ये चीज़ें जो हैं, नेशनल डिफेंस है, अनकंजस्टेड नॉन टॉल रोड्स एट्सेट्रा, सो ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और इसके लिए आपको पे भी नहीं करना पड़ता। देखते हैं जी पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स होती क्या हैं? अ फ्री राइडर इज़ अ पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट ऑफ अ गुड बट अवॉइड्स पेइंग फॉर इट। सो फ्री राइडर जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इसके बेनिफिट तो उस चीज़ के जो है वो प्रॉपर ले रहा होता है, उसको इंजॉय तो कर रहा होता है, बट वो उसके लिए पे नहीं करता और मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करता है कि पे ना ही करना पड़े। उसमें आपकी पुलिस की सर्विसेज हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं और नॉन टॉल रोड्स को यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। कुछ रोड्स हैं जिनके टॉल भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक गुड्स में है वो नॉन टॉल अनकंजस्टेड रोड्स आएंगे। और आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं, उसका आप फ़ायदा उठा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसके लिए पे नहीं करते। पुलिस की सर्विसेज हैं, आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान में जी ड्राइवरी के बिना तो कुछ भी नहीं होता, आप जब तक पुलिस वालों के हाथ पे पैसे नहीं रखें कुछ नहीं होता। लेकिन देखें वो हमारा अपना ईमान है, वो हमारी अपनी सोच है कि हमने अपनी जो हमें जॉब दी गई है या जिस डेजिग्नेशन पे हमें बिठाया गया है वो हम उसका मिसयूज़ ना करें। वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता, वो किसी डिपार्टमेंट से लिंक नहीं करता, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि कैसे लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली वो पुलिस की सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। अब जब भी कॉल करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है तो वो पुलिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, आपकी स्टेटमेंट लेती है और उसकी रिपोर्ट वगैरह करती है और फिर वो जाती है। तो ये सर्विसेज जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर वो आपसे कोई रिश्वत मांगता है या आप देते हैं तो दैट इज़ एक्सेप्शन। आप ये नहीं कह सकते कि आप उसके लिए पे करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं द फ्री राइडर। सिंस पीपल कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्राम enjoying द बेनिफिट ऑफ अ पब्लिक गुड, इंडिविजुअल्स मे withhold पेइंग फॉर द गुड होपिंग दैट अदर्स विल पे फॉर इट। सो फ्री राइडर बेसिकली ये है कि लोग जो जो एक्सक्लूडेबल गुड्स होती हैं और उनमें नहीं आता और ये जो पब्लिक गुड्स होती हैं ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉय करते हैं
और इंडिविजुअल्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम विद होल्ड पेइंग फॉर द गुड्स होपिंग दैट अदर विल पे। वो खुद पे नहीं कर रहे होते, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो दूसरा पे करे। जैसे मोस्ट ऑफ टाइम सोसाइटी में हम खुद कुछ अच्छा करें ना करें, हम ये कहते हैं कि आवाम को ये करना चाहिए, फ़लाँ को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल जो होता है वो दूसरों से बहुत हाई होता है। लेट्स सपोज हम खुद रैपर स्ट्रीट्स में फेंक देंगे, रोड पे जा रहे हैं, जो भी खाया है गाड़ी का शीशा नीचे किया, रोड पे फेंक दिया। गलियों में भी हम ये नहीं देखेंगे कि हर गली के कॉर्नर पे डस्टबिन है, हम घरों के आसपास कहीं भी जो है वो सामान फेंक देंगे, बहुत केयरलेस हरकतें करते हैं। लेकिन जब हम किसी और को करते हुए देखेंगे तो ऑफ कोर्स हम उसको बुरा भला कहेंगे और हम कहेंगे कि बीइंग अ पाकिस्तानी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो है वो रैपर्स और ये सारी चीज़ें जो है ये रोड्स पे नहीं फेंकनी चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन ख़ुद नहीं करते। और उसके अलावा है जी, द फ्री राइडर प्रॉब्लम प्रिवेंट्स प्राइवेट मार्केट्स फ्राम सप्लाइंग पब्लिक गुड्स। और फ्री राइडर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस टाइम पे लाइक सॉल्व हो सकते हैं कि जब पब्लिक गुड्स जो है वो मार्केट के थ्रू सप्लाई की जाएं। और जब आपको जाके परचेज़ करने के लिए कहा जाएगा तो उस टाइम ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन उस टाइम पे आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जो सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। द फ्री राइडर प्रॉब्लम्स क्या हैं? सॉल्विंग द फ्री राइडर प्रॉब्लम्स, द गवर्नमेंट कैन डिसाइड टू प्रोवाइड द पब्लिक गुड इफ़ द टोटल बेनिफिट एक्सीड द कॉस्ट। यहाँ पे जी गवर्नमेंट क्या करती है कि उसी टाइम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि अगर उसे लगे कि आपके जो कॉस्ट है दैट इज़ लेस देन बेनिफिट और बेनिफिट इज़ मोर देन इट्स कॉस्ट। लाइक पब्लिक गुड्स जो आवाम को दी जा रही हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो ये डिसाइड होता है कि वो किस लिए दी जा रही है। तो ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देती है आवाम को, वो उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट लाइक आवाम की वेल बीइंग के लिए। सो उससे क्या होता है कि आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। आपको हेल्थ की, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं आलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं। गवर्नमेंट्स के स्कूल में आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है। आपको स्ट्रीट्स गवर्नमेंट बना के देती है, रोड्स गवर्नमेंट बनाती है। आपको जो पार्क्स वगैरह नेशनल होते हैं, जो सिटी के पार्क्स वगैरह होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सो ये सारे जो है वो अपनी जो नेशन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, आवाम की वेल बीइंग के लिए। लेकिन अगर आवाम को उसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जो उस पर कास्ट लगा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू रखेगी। The government can make everyone better off by providing the public goods and paying for it with tax revenue. So government क्या करती है कि हर किसी को ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो उनके टैक्स रेवेन्यू होते हैं, जो आवाम से टैक्स कलेक्शन होती है गवर्नमेंट की, वहाँ से वो इन सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि पब्लिक हैं, पब्लिक बेनिफिट्स के लिए है, उनके लिए पे करती है। गवर्नमेंट जो है वो समटाइम प्रोजेक्ट्स भी बनाती है और उस पर ऑफकोर्स बहुत पैसा लगता है ये फाइंड करने में कि कहाँ कहाँ पे जो है वो गुर्बत है और किस वजह से है। और पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम भी स्टार्ट किए हुए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे वोकेशनल प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं बेसिक स्किल्स के लिए, ताकि ये जो है वो कुछ ना कुछ कमाने के काबिल हो सकें, इनके हाथ में कोई ना कोई हुनर होगा तो ये अपने कदमों पे खुद खड़े हो सकेंगे। सो डिफरेंट सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है। सो उस सब के लिए भी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो आपको चार्ज नहीं करती। सो दैट दिस इज़ योर पब्लिक सर्विस प्रोग्राम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं द डिफ़िकल्ट जॉब ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो पब्लिक गुड्स के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। Cost benefit analysis to a study that compares the cost and benefit to society of providing a public goods. So गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है वो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है पब्लिक गुड्स का, कि इफ़ इट्स बेनिफिट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट देन इसको कंटिन्यू करने का फ़ायदा है। लेकिन अगर आपके किसी प्रोग्राम का या किसी पब्लिक सर्विस का जो है वो आपको फ़ायदा नहीं है, उसके बेनिफिट जो हैं वो लेस हैं उसकी कॉस्ट से, तो उस टाइम पे फिर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इसको स्टॉप करना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू प्रोवाइड अ पब्लिक गुड or not, the total benefit of all those who use the good must be compared to the cost of providing and maintaining the public goods. सो ये डिसाइड करने के लिए कि पब्लिक गुड्स जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं, इनकी प्रोविज़न किस हद तक राइट है और उसके टोटल बेनिफिट कितने हैं,
और इसकी टोटल कॉस्ट किस तरह से है ये पहले डिसाइड की जाती है। और इनफैक्ट इसको डिसाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको मेजर करना, बिकॉज कि जो पब्लिक बेनिफिट्स होते हैं, जो पब्लिक वेलबींग है, जो ह्यूमन वेलबींग है, उसको मेजर करना एक बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, और इंडिविजुअली जो पब्लिक को बेनिफिट्स होते हैं, उसको मेजर करना बिल्कुल आसान नहीं है। A cost benefit analysis would be used to estimate the total cost and the benefit of a project to a society as a whole. It is difficult to do because of the absence of prices needed to estimate social benefit and resources. अब इसको जो मेजर करना एक इस लिहाज से भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी प्राइजेज़ नहीं है। अब इसका बेनिफिट कितना है वो न्यूमेरिक सेंस में आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, कितना इसका। जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जब उस पर कॉस्ट लगाते हैं तो उसके बाद हम उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि रेवेन्यू हमारे इतने थे, फिर उसमें से कॉस्ट हम माइनस करते हैं, तो जो बचता है वो हम प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। लेकिन ये जो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम है जिसमें पब्लिक गुड्स आती हैं, पब्लिक सर्विसेज आती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू में मेजर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आप जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपसे फाइंड आउट नहीं होते। ऑफ कोर्स कॉस्ट इन द टर्म ऑफ मनी ही होती है, लेकिन उसको इवेल्यूएट नहीं किया जा सकता आप लोगों से कि इसके कॉस्ट जो हैं वो ग्रेटर देन इट्स बेनिफिट है या बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट है। द वैल्यू ऑफ अ लाइफ, द कंज्यूमर्स टाइम एंड द एथिक्स आर डिफ़िकल्ट टू असेस। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कि किसी की लाइफ की वैल्यू है, जो कंज्यूमर के टाइम की वैल्यू है, इसको असेस करना बहुत मुश्किल है। लेट्स सपोज आपने जो हेल्थ में रिसर्च के लिए बजट लगाया, अब उससे कई लोगों की जान जो है वो बच जाती है अगर उनको मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो उस लिहाज से क्या हुआ कि एक ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती। वो इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी कीमती चीज़ है कि आप उसके लिए जितना भी पे करें वो कम है। सो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं उनका क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, या आप अगर किसी के टाइम की बात करते हैं या अगर आप किसी को कोई स्किल्स दे रहे हैं, तो उस सूरत में क्या है कि वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपसे मुमकिन ही नहीं है। सो गवर्नमेंट क्या करती है कि इन अपने प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करती है लोगों की वेलबींग के लिए, अपनी सोसाइटी की वेलबींग के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी कॉमन रिसोर्सेज के बारे में। कॉमन रिसोर्सेज लाइक पब्लिक गुड्स आर नॉट एक्सक्लूडेबल, दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज टू एनीवन हु विशेस टू यूज़ देम। तो कॉमन रिसोर्सेज जो हैं पब्लिक गुड्स की तरह है, दे आर नॉट एक्सक्लूडेबल, इनके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, और दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं टू एनीवन हु विशेस टू यूज़ देम। जो भी इसको यूज़ करना चाहता है वो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं किसी भी टाइम। कॉमन रिसोर्सेज आर राइवल गुड्स बिकॉज वन पर्सन यूज़ ऑफ द कॉमन रिसोर्सेज रिड्यूस अदर पीपल्स यूज़। अब हम कॉमन रिसोर्सेज को ये तो कह रहे हैं कि ये एक्सक्लूडेबल नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, बट कॉमन रिसोर्सेज जो हैं वो राइवल गुड्स में आते हैं बिकॉज के अगर एक पर्सन उसका यूज़ ज़्यादा करता है तो उसका दूसरे के लिए जो यूज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। एज ए एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं, एग्ज़ाम्पल ऑफ अ कॉमन रिसोर्सेज इंक्लूड इरीगेशन सिस्टम, फिशिंग ग्राउंड्स, फॉरेस्ट, वाटर और द एटमॉस्फेयर। आपका इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हम बेसिकली इरिगेशन सिस्टम किसको कहते हैं कि जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फसलों को पानी देने के लिए जो दरियाई पानी गवर्नमेंट आपको देती है वो इरिगेशन सिस्टम है ओवरऑल। अब वो कॉमन रिसोर्स में आता है और अब आप उसको समझ सकते हैं कि वो राइवल गुड्स में आता है क्योंकि जितने भी किसान हजरात हैं उनको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि इस डेट को इस टाइम पे इतने से इतने तक ये पानी आपको अवेलेबल होगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है, और उस टाइम लिमिट के बाद क्या है कि आप उसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप किसी और के हिस्से का पानी भी अपनी फसलों को लगा लेंगे तो क्या होगा कि उसके लिए उस पानी का यूज़ कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम इरिगेशन सिस्टम को क्या कहते हैं, दिस अ कॉमन रिसोर्स। फिशिंग ग्राउंड्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। अब फॉरेस्ट की अगर लेट्स सपोज हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी इस टाइम पे जो लकड़ियों का कटाव है जंगलात में, ये लकड़ियाँ काटना जो है दिस इज़ अ क्राइम। फॉरेस्ट ऑफिसर इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं डिप्यूट किए हुए हैं
लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो खुद ही गवर्नमेंट से चोरी क्या करते हैं, लकड़ियाँ कटवा देते हैं, जिसको ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। और अगर एक हजरात या लाइक कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो जंगल में से ज़्यादा लकड़ियाँ काट के ले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो बाकी लोगों के लिए उतनी अवेलेबल होंगी? ऐसा नहीं है। अगर हम पुराने टाइम में पीछे जाएं 14th सेंचुरी में या इस तरह से, तो लोगों का जो रोज़गार था वो इसी पर डिपेंड करता था कि बहुत सारे लोग जो थे वो जंगलात से लकड़ियाँ काट के बेचते थे और उनको फ्री लकड़ियाँ मिल जाती थी और वो फिर अपनी मेहनत से उन्हें काटते थे और फिर वो बेचते थे। तो अगर कोई एक शख्स जो है वो ज़्यादा लकड़ियाँ काट के ले जाएगा तो वो ज़्यादा बाकियों को उतनी अवेलेबल नहीं होंगी। या इस एग्ज़ाम्पल को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि पुराने टाइम में ये जो पेशा था ये बहुत ज़्यादा फेमस था, लोग इसका ये ज़्यादा काम करते थे क्योंकि ये उनके लिए आसान था कि जंगलात की लकड़ियाँ काटने से कोई मना नहीं करता था और वो उन्हें फ्री मिल जाती थी। तो जिसके पास कोई काम नहीं होता था वो आसानी से क्या करता था कि जंगलात से लकड़ियाँ काटता था और बेच देता था। और वो जो पीछे हमारी जो नस्लें हैं जिन्होंने ये काम किया और उसको लाइक एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया, और उन्हीं की आने वाली अगली जनरेशन के लिए फ़ॉरेस्ट कम पड़ गया। अब किसी भी कंट्री के 25% जो एरिया है उस पर जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम हमारे जो पाकिस्तान का जो एक्यूरेट फिगर है वो 8 पॉइंट समथिंग है, उस पे है। हम अपनी बुक्स में डिफरेंट शो करते हैं, 12 पॉइंट समथिंग या इस तरह से फिगर शो करते हैं, जो कि ट्रू नहीं है। अराउंड 8 पॉइंट समथिंग आपका जो रकबा है या आपका एरिया है उस पर जंगलात आपको अवेलेबल हैं, जो कि सफिशेंट नहीं है। दैट्स वाई पाकिस्तान में टेम्परेचर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होती है। सो इसी तरह हम अगर आज की हमारी जो जनरेशन है किसी भी नेचुरल रिसोर्स का एक्सेसिव यूज़ करेगी तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो चीज़ जो है वो कम पड़ जाएगी। सो इसीलिए हम इन्हें राइवल गुड्स का नाम देते हैं कि अगर कोई एक पर्सन जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेता है तो दूसरे पर्सन के लिए क्या है कि उसका यूज़ जो है वो कम हो जाता है या उसको लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन इज़ पैरेबल दैट द इलस्ट्रेट वाई कॉमन रिसोर्सेज गेट यूज्ड मोर देन इज़ डिज़ायरेबल फ्राम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। सो कॉमन रिसोर्सेज के साथ क्या ट्रेजेडी है, दैट इज़ बेसिकली हम कहते हैं कि ये ट्रेजेडी जो है ये पैरेबल है। लाइक पैरेबल हम कहते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेव नहीं करते, वो हमारी मॉरल वैल्यूज़ को शो करता है, जो कि हम अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते, तो उस टाइम पे हम एक महज़्ज़ब कौम के तौर पे माने जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़ुद ख़राब करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं, तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़ुद तबाह करते हैं। तो इस टाइम पे हम कहते हैं कि वाई वी आर यूजिंग दैट रिसोर्सेज मोर देन इट्स डिज़ायरेबल अमाउंट। इतनी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हम उसका एक्सेस यूज़ कर देते हैं। Common resources tend to be used excessively when individuals are not charged for their uses. So common resources इस वजह से भी बहुत excessively उनका यूज़ होता है क्योंकि इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें उसके लिए चार्ज नहीं किया जाता। सो दिस इज़ सिमिलर टू अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के सेंस में आता है क्योंकि हम इनका मिसयूज़ करते हैं, कॉमन रिसोर्सेज का इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेट्स सपोज हम एज अ एग्जांपल लेते हैं वाटर की, कि बीइंग अ टाइम जो है वो वाटर जो है वो दुनिया पे कम हो रहा है, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो है वो नीचे जा रही है। इसके बावजूद जब हम टैब के पास खड़े होते हैं तो हम टैब खुली रखते हैं। कोई भी काम कर रहे हो तो हमने ये नहीं कहना कि जब वॉश कर रहे होंगे हैंड, या अगर लेट्स सपोज हम हैंड वॉश कर रहे हैं, हम हैंड वॉश हाथ पे लगाया हुआ है, तो जब तक वो हाथ मल रहे हैं हमने टैब ओपन किया हुआ है और उसको बंद नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से हम पानी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। वैसे भी अगर कोई घर में मेड आप बर्तन वगैरह धो रही है तो वो बर्तन पे जब तक जो है वो लगा रही है लाइक लिक्विड जो है जो भी है उसको वॉश करने के लिए, तो वो जब तक उसको वॉश करती रहेगी वो टैब ओपन रखेगी, वो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करेगी कि जी आपने पानी ज़ाया नहीं करना। सो पहले हम लोगों ने पानी का बहुत मिसयूज़ किया है, जिसकी वजह से आज जो है वो पानी की ज़रिए ज़मीन सतह कम हो रही है। और अगर आज की जनरेशन भी यही काम करेगी, आप कॉन्शियस नहीं होंगे, आप अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना बंद नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉमन रिसोर्सेज के। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉमन रिसोर्सेज हैं? क्लीन एयर एंड वाटर जो है, उसके बाद है कंजस्टेड रोड हैं, फॉरेस्ट हैं, फ़िश, व्हील्स एंड द अदर वाइल्ड लाइफ।
ये हमारे कॉमन रिसोर्सेज हैं और इनमें से इनकी वही बात है कि ये एक्सक्लूडेबल तो नहीं है, इनके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, बट अगर कोई इसका एक्सेसिव यूज़ करता है तो सेकेंड वन को वो उस सेम क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते। सो दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि ये राइवल गुड्स में आते हैं। अब ये हमारे पास केस स्टडी है, वाई इज इन द काउ एक्सटिंक्ट, विल द मार्केट प्रोटेक्ट मी, और बिकॉज के इसकी प्राइवेट ऑनरशिप एंड द प्रॉफिट मोटिव। इस काउ की प्राइवेट ऑनरशिप है और उसने इसको जो है वो जिस पर्सन की इसकी ऑनरशिप है इसने इसको प्रॉफिट मोटिव के लिए रखा हुआ है। अब उसके माइंड में क्वेश्चन है, विल द मार्केट प्रोटेक्ट मी, लाइक उसको एज अ वाइल्ड एनिमल ट्रीट किया जाएगा या उसकी प्राइवेट ऑनरशिप है तो जो प्राइवेट ऑनर है वो उसको बचा लेगा। उसके माइंड में ये एक सवाल है। भाई देखिए, ये बचेगी या नहीं बचेगी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बकरा ईद सर पे है, तो प्राइवेट ऑनरशिप में भी इसकी कोई कुर्बानी कर दे तो ये हम कुछ नहीं कह सकते। और अभी इनके सवाल का जवाब नहीं, ये हम बकरा ईद के बाद बताएंगे भाई आप बचेंगी या नहीं बचेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंट ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स, कि प्रॉपर्टी राइट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। द मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली व्हेन प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड, कि मार्केट जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट करने में, एफिशिएंटली रिसोर्सेज एलोकेट करने में फेल हो जाती है, जबकि प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होते, वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं होते, बिकॉज सम आइटम ऑफ अ वैल्यू डज नॉट हैव एन ऑनर विद द लीगल अथॉरिटी टू कंट्रोल इट। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं कि उनको कंट्रोल कौन कर रहा है विद द लीगल अथॉरिटी, वो जो है वो डिफाइंड नहीं होते। सो इस सूरत में कि जब आप किसी चीज़ की ऑनरशिप नहीं रखते, वो कहते हैं ना जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई ज़िम्मेदार नहीं है, वो चीज़ रुल ही रही होती है। सो यहाँ पे हम मार्केट इसलिए बात करते हैं कि उन चीज़ों की मार्केट जो है वो फेल्स हो जाती है। इसमें यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो पब्लिक गुड्स की ले रहे हैं, इसलिए हम लोग पब्लिक गुड्स का मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो ऑनरशिप राइट्स हैं वो गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट ऑल टाइम आपको वॉच नहीं कर रही होती। सो गवर्नमेंट की चीज़ें हम हमेशा ही मिसयूज़ करते हैं और हम ये नहीं देखते कि गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए बनाई हैं, वो प्रोग्राम हमारे लिए स्टार्ट किए हैं, तो वो हमारी चीज़ें हैं। नहीं, हम कहते हैं गवर्नमेंट की हैं, जी भर के ख़राब करो। गवर्नमेंट में सारे ही बैठ के करप्शन करते हैं, तो उसकी चीज़ों पे सबका उतना ही हक है, लेकिन वो हक तो एक अलग बात है, उसका मिसयूज़ हम ज़्यादा करते हैं। When the absence of property rights causes a market failure, the government can potentially solve the problem. जब प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते किसी चीज़ के, तो जो सिचुएशन है वो मार्केट फेलियर की तरफ चली जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप इन करती है। So the good differs or different in whether they are excludable and whether they are rival. Like goods या तो excludables होती हैं या rival goods होती हैं. A good is excludable if it is possible to prevent someone from using it, और excludable तब होती है जो हमने पीछे पढ़ा है कि जब आप किसी पर्सन को उसके इस्तेमाल से रोक सकते हैं क्योंकि उसने उसके लिए पे नहीं किया। A good is rival if one person's enjoyment of the good prevent other people from enjoying the same unit of the good. So अगर किसी एक पर्सन की enjoyment जो है वो दूसरे पर्सन को उसकी enjoyment उस चीज़ को enjoy करने से या उसको यूज़ करने से रोक देती है, तो that is a rival good. पब्लिक गुड्स आर नीदर राइवल नॉर एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, सो ना तो वो राइवल होती हैं ना एक्सक्लूडेबल्स होती हैं। Because people are not charged for their use of the public good, they have an incentive to free ride when the good is provided privately. So जब आपको किसी चीज़ के लिए चार्ज नहीं किया जाता, like because people are not charged for their use of public goods, so they have incentive. उनके पास इस चीज़ का incentive होता है to free ride goods when the goods is provided privately. ओके जी, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स मेकिंग क्वांटिटी डिसीजन बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो पब्लिक गुड्स के जो डिसीजन होता है, जो प्रोविजन का नेशन को या सोसाइटी को, वो किस बेस पे किया जाता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे। सो ये रहा आज का लेक्चर, और जो चीज़ें इसमें से समझ नहीं आई वो आप अपने पास पॉइंट नोट कर लें, और हम इंशाल्लाह जो है वो जूम मीटिंग रखेंगे और उसमें जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी हम उसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।